समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसे लोग आमतौर पर बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट अपने आप में ही अपनी एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। वीडियो में बने रहे, इसमें मैं आपको समष्टि अर्थशास्त्र के हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझाता हुआ दिखाऊंगा। आर्थिक विश्लेषण अथवा अर्थशास्त्र का अध्ययन एवं विश्लेषण जिन दो प्रमुख दृष्टिकोणों से किया जाता है वह है सूक्ष्म अथवा व्यष्टि अथवा मैक्रो आर्थिक विश्लेषण। इसी आधार पर प्रोफेसर केनेथ ई बोल्डिंग ने आर्थिक विश्लेषण का वर्गीकरण सूक्ष्म अर्थशास्त्र एवं व्यापक अर्थशास्त्र के रूप में किया है। इनमें पहले का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के अध्ययन से तथा दूसरे का संबंध समस्त अर्थशास्त्र की व्यवस्था से है। रैगनर फ्रिश ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1933 में आर्थिक विश्लेषण के संदर्भ में सूक्ष्म तथा व्यापक शब्दों का प्रयोग किया, परंतु सूक्ष्म विश्लेषण का एडम स्मिथ के साथ तथा व्यापक विश्लेषण का कार्य पद्धति विषयक मार्गों के रूप में वणिकवादी के साथ आविर्भाव हो चुका था। विश्लेषण के विधि के रूप में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का सूत्रपात प्रोफेसर एडम स्मिथ ने किया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अधिकांश विचारधारा सूक्ष्म विश्लेषण पर ही आधारित है। एडम स्मिथ तथा उनके अनुयायियों का विश्वास था कि लोग स्वहित की भावना से ही प्रेरित होकर कार्य करते हैं तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। यहाँ पर एडम स्मिथ ये कहते हैं कि लोग पहले अपने हित के बारे में सोचते हैं और उसे ही पूरी अर्थव्यवस्था का पूरा रूप देते हैं। उनकी यह धारणा थी कि निजी तथा सामाजिक हितों की पूर्ण सुचारू से संचालित करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण विधि का प्रयोग एडम स्मिथ के साथ प्रारंभ हुआ और रिकॉर्डो जे.बी. तथा जो एस मिल के साथ आगे बढ़ता रहा और अंततः मार्शल के ही हाथों इस विश्लेषण को पूर्णतः प्राप्त किया गया। यदि आर्थिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ भी व्यापक विश्लेषण से हुआ। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में प्रचलित वणिकवादी विचारधारा संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर आधारित थी। उनका विचार था कि देश में आर्थिक संपन्नता तथा प्रगति के लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था के समस्त साधनों का ज़्यादा अच्छी तरह उपयोग किया जा सके। प्रकृतिवादियों ने भी व्यापक विश्लेषण का पक्ष लिया। फ्रांसिस केने द्वारा प्रतिपादित आर्थिक तालिका इसका प्रमाण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रारंभ व्यापक विश्लेषण से हुआ। 19वीं शताब्दी में मॉल्थस, सिस्मांडी तथा मार्कस ने व्यापक आर्थिक समस्याओं पर विचार किया। आधुनिक युग में केन्स से पूर्व वॉलरस, विक्सेल तथा फिशर ने व्यापक आर्थिक विश्लेषण के विकास में योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दशाब्दी में कैसल, मार्शल, पोंगू, रॉबर्टसन, हेग तथा हाटे जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों ने मान्य कीमतों तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत का विकास किया। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने अर्थशास्त्रियों को व्यापक विश्लेषण की तरह विशेष रूप से सोचने को प्रेरित किया। व्यापक विश्लेषण को लोकप्रिय बनाने तथा उसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने में केन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने महान बनने के लिए जो भी अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया वह बहुत ही सम्मान की योग्य है। इसका सीधा उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से निम्नलिखित उद्देश्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र के विषय की आवश्यकता एवं महत्व की जानकारी प्राप्त करना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र के बीच के अंतर का पता लगाना, आर्थिक प्रणालियों में परस्पर निर्भरता की जानकारी प्राप्त करना, सूक्ष्म विश्लेषण में व्यापक की भूमिका का अनुमान करना, व्यापक विश्लेषण में सूक्ष्म की भूमिका का अनुमान करना। समष्टि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र व्यापक या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपयोग, कुल बचत, कुल विनियोग जैसी यौगिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र या यौगिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए बोल्डिंग ने लिखा है, व्यापक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो समूहों तथा औसतों का अध्ययन करता है, न कि विशिष्ट मुद्दों का, और इन समूहों को उपयोग ढंग से परिभाषित करने का प्रयास करता है तथा इसके पारस्परिक संबंधों की जांच करता है। व्यापक अर्थशास्त्र को समझाते हुए प्रोफेसर गार्डनर एक्ले लिखते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र समूह अथवा समस्त अर्थव्यवस्था के संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन है, जैसे कि कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय कुल विनियोग, कुल उपभोग, कुल बचत, समग्र मांग, सामान्य कीमत स्तर, सामान्य मजदूरी स्तर, सामान्य लागत ढांचा। प्रोफेसर सुल्ज के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र राष्ट्र का विश्लेषण करना है। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यापक मॉडल अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है। प्रोफेसर माइल्स फ्लेमिंग के अनुसार व्यापक अर्थशास्त्र व्यय के स्पष्ट प्रवाह को स्पष्ट प्रदान करता है। यह मूल्य मंत्रों की संपूर्ण कार्यविधि की विश्लेषण प्रणाली को बनाता है। व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों, योगों, औसतों का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक आर्थिक सिद्धांतों के बहुत से विषय जैसे राष्ट्रीय आय एवं रोजगार सिद्धांत, व्यापार चक्र सिद्धांत, मौद्रिक एवं बैंकिंग समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, सामान्य कीमत स्तर, राजस्व इत्यादि व्यापक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यापक अथवा समष्टि अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक महत्व को निम्नलिखित व्यक्त किया जा सकता है, जैसे आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक को मैं आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यापक विश्लेषण आर्थिक नीतियों के निर्धारण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आर्थिक नीतियों का संबंध व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण समाज या अर्थव्यवस्था से होता है। अतः सरकार समाज